मैक्स वेबर, ये जर्मनी के समाजशास्त्री थे। इन्हें भी क्लासिकल सोशियोलॉजी में रखा जाता है और उनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1864। इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1864 को होता है, ठीक है। और मृत्यु होता है 14 जून 1920 में। ये 23 अप्रैल को जन्म होता है इनका 1864 में और मृत्यु जो 1920 में हो जाता है। ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये जर्मन समाजशास्त्री थे, जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के समाजशास्त्री थे, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट में इनके बारे में बात करेंगे कि कहते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। ये मैक्स वेबर जो थे जर्मनी के महान समाजशास्त्री थे, ठीक है। और आर्थिक और राजनीतिक विचारक थे। इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इनका जो 3 चीज़ मुख्य रूप से है, जो पहले बताए थे, पहले समाजशास्त्री थे, समाजशास्त्री, फिर बात अर्थशास्त्रीय और राजनीतिक। इनका मुख्य रूप से ये था, बैकग्राउंड जो था कि अर्थशास्त्र के स्टूडेंट थे, ठीक है। और राजनीतिक से भी ये पढ़े लिखे थे, मतलब पॉलिटिकल साइंस से भी पढ़े थे ये, ठीक है। और ये जर्मन के समाजशास्त्री थे। ये जर्मन समाजशास्त्री होने के नाते इतिहासकार, ठीक है। इतिहासकार, राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, जिन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से माना जाता है, ठीक है। इनका कार्य जो था, सामाजिक सिद्धांत, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावित रहा है। इनका जो मुख्य रूप से इन्होंने कार्य किया, इस पर ध्यान देते। कार्य मुख्य रूप से जो कार्य रहा, ठीक है। धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, मुख्य रूप से इन पे ये बात करते हैं। इनके क्षेत्रों में जैसे काफ़ी प्रभाव इन्होंने डाले, जो कि हम आगे विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। इस पे काफ़ी विस्तार रूप से इन्होंने प्रभाव डाले हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज पे काफ़ी इन्होंने प्रभाव डाला, जो कि मुख्य रूप से धर्म था, अर्थव्यवस्था था, जो कि यहाँ पे बात की अर्थशास्त्रीय थे। तो जाहिर सी बात है, जब अर्थशास्त्रीय ही होंगे, जो इकोनॉमिक्स के छात्र ही होंगे, तो प्रभाव तो डालेंगे ही डालेंगे, चर्चा तो करेंगे करके। राजनीतिज्ञ भी थे और इतिहासकार। तो इन मुख्य तीनों पे जो कार्य जो है काफ़ी प्रभावकारी रहा है, क्योंकि हम आगे बात करते हैं इनके बारे में। और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जर्मन समाजशास्त्री थे। जर्मनी के एफर्ट ठीक है, प्रूसिया जगह है, यहाँ पे हुआ था। इनके पिता मैक्स वेबर सीनियर,
पिता जो थे, पिता मैक्स वेबर सीनियर थे। ठीक है, इनके पिता जो थे मैक्स वेबर सीनियर थे और वे जो थे पेशा से वकील थे और राष्ट्रीय उदारवादी के सांसद भी थे। जबकि उनकी माता हेलेन, माता जो थी, यहाँ लिखते हैं, माता हेलेन, हेलेन वेबर, माता थी हेलेन वेबर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इनकी कृति के बारे में। इनका प्रथम कृति जो आता है वो है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि आता है 1905 में, 1905 ईस्वी में आता है। इस सिद्धांत में ये कहते हैं कि अपना तर्क देते हैं कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहते हैं कि ये प्रोटेस्टेंट जो थे, पहले समझ, नैतिकता और आधुनिक पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैतिकता, इसमें जो है प्रोटेस्टेंट में नैतिकता ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में भूमिका निभाई। देखिए कितना सरल शब्दों में हमने, मतलब कितना सटीक लाइन में आपको समझ में आ गया। ये कहते हैं कि द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में जो है इनका जो कृति आता है, जो फर्स्ट आता है कि 1905 में, इनमें ये कहते हैं कि नैतिकता ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में भूमिका निभाई। समझ में आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे थे, जिसमें कहते हैं कि कठोर परिश्रम, इसमें बात करते हैं कठोर परिश्रम, ठीक है। इसे बात करें, कठोर परिश्रम का बात करते हैं, और अनुशासन और धन संचय का, फिर अनुशासन का बात करते हैं, अनुशासन का बात करते हैं ये। उसके बाद कहते हैं धन संचय, मतलब धन को कैसे संरक्षित करना है, धन संचय, ठीक है, इस पर ये बात करते हैं। और कहते हैं कि धन संचय के बाद प्रोत्साहित किया, जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। समझ में आ रहा है? नहीं तो चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में मैक्स वेबर कहते हैं कि नैतिकता ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में भूमिका निभाई। नैतिकता ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में भूमिका निभाई, जिसमें आता है कठोर परिश्रम, अनुशासन, धन संचय, धन संचय। कहता है कि जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। इस सब को, मतलब इस सब के कारण, इस सब को महत्वपूर्ण देते हुए, है ना, इस सब को महत्वपूर्ण देते हुए, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का उदय हुआ।
अगर कठोर परिश्रम, अनुशासन, धन संचय, ठीक है, ये सब अगर नहीं होता तो एक नए युग का निर्माण नहीं हो पाता। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण अगर भूमिका निभाई है तो कठोर परिश्रम, अनुशासन और धन संचय। इसी के वजह से ये अपना कृति जो है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये देते हुए कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि इनकी दूसरी कृति क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे, जो कि इनका कृति आता है नेक्स्ट जो है 1921 ईस्वी में। कितना में आता है? 1921 ईस्वी में। इसमें कहते हैं कि सबसे व्यापक और गहन कृति मानी जाती है। ये जो इनका कृति जो है सबसे गहन यानी गहरा और व्यापक जो है, मतलब गहराई रूप से अगर अध्ययन किया तो इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि इन्होंने सामाजिक क्रिया अधिकार के प्रकार, इन्होंने सामाजिक क्रिया और अधिकार के प्रकार, नौकरशाही और धर्म, राजनीति तथा नौकरशाही, राजनीति, ठीक है, अर्थव्यवस्था के समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किए। तो ये कहते क्या है ये इसमें कि मैक्स वेबर सबसे पहले इसका जो व्यापक रहा, सबसे गहरा अध्ययन रहा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कि 1921 में देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, ठीक है, सामाजिक क्रिया, अधिकार के प्रकार, अधिकार के प्रकार, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं नौकरशाही, नौकरशाही, ठीक है। नौकरशाही की बात करते हैं, जैसे पिछले भी बात किया था द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द कैपिटलिज्म में, तो उसमें भी धर्म का बात करते हैं, इसमें भी बात करते हैं धर्म का। ठीक है, तो बात करते हैं धर्म, धर्म और राजनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ठीक है, के समाजशास्त्रीय विश्लेषण किए, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से ये उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। मुख्य रूप से ये सामाजिक क्रिया के बारे में बात करते हैं कि सामाजिक जो क्रियाएं हो रही है, जो चल रही है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर अधिकार के बारे में बात करते हैं, सत्या के बारे में बात करते हैं कि क्रिया तो चल रही है, लेकिन अब अधिकार क्या होना चाहिए, आपका हक क्या होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, अधिकार के प्रकार होते हैं उसमें, जैसे हायरार्की सिस्टम, ये जो होते हैं कि मतलब ये जो बना रहता है, उसके बारे में बात करते हैं, हायरार्की सिस्टम के बारे में, सामाजिक क्रिया में। ठीक है, तो उसके प्रकार होते हैं। फिर नौकरशाही के बारे में बात करते हैं, जो ये इनका जो महत्वपूर्ण जो रहा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है, आप एक होल सोसाइटी का अध्ययन अगर कर रहे हो और होल समाज का अध्ययन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में खींच रहा हूँ क्योंकि 26 दिन का क्लियर करना है। बहुत ही शॉर्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और ये बहुत ही आसान है, बस आपको की याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इनका तीसरा जो कृति आता है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। ठीक है, तो इसमें इसको हम ऐसे समझते हैं, पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, राजनीति, राजनीति, ठीक है,
पेशा या फिर व्यवसाय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात करते हैं पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन या फिर राजनीतिक एक पेशा, जो कि उनका आता है 1919 ईस्वी में। इसमें कहते हैं कि इस निबंध एक निबंध टाइप का ये लिखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि स्वतंत्र नेतृत्व गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से एक गतिविधि के रूप में ये परिभाषित करते हैं, और राज्य को कानूनी हिंसा के अधिकार के रूप में दिखाता है। राज्य को जो है इसमें जो है पॉलिटिक्स एज वोकेशन में दिखाते हैं कि राज्य एक राज्य है, मतलब जो स्टेट जो है राज्य को यह दिखाते हैं कि कानूनी रूप से, ठीक है ना, कानूनी रूप से हिंसा दिखाते हैं कि मतलब कानूनी रूप से हिंसा के अधिकार कैसे इसमें दिखाते हैं। हिंसा के अधिकार, इसमें दिखाते हैं कि एक स्टेट पे, एक राज्य पे कैसे कानूनी तौर पे हिंसा करके उस पर अधिकार कैसे जमाते हैं, आधिपत्य कैसे जमाते हैं, जो कि इस पे बात करते हैं ये। ठीक है, वैध शासन के 3 प्रकार की बात। वैध शासन जो होता है, अवैध जो शासन होता है, उसके कानूनी तौर पे जो होता है अहिंसा होता है, उसको उन्होंने 3 प्रकार से, कितना प्रकार, 3 प्रकार से बताया कि कैसे होता है। ठीक है, एक होता है परंपरागत, पहला होता है परंपरागत, पहला होता है परंपरागत। दूसरा होता है करिश्माई, और तीसरा होता है कानूनी या प्रशासनिक। कानूनी या प्रशासनिक। ठीक है, तो भी जो है 3 प्रकार भाग में को बांटते हैं कि कैसे जो है सो एक स्टेट पे जो कानूनी मतलब राजनीतिक रूप से पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन में या फिर राजनीति एक पेशा के रूप में जो एक निबंध ये लिखते हैं, तो उसमें 3 तरह से मुख्य रूप से 3 चीज़ पे जो कहता है कि ये तीनों से मतलब एक स्टेट पे, एक सोसाइटी पे कैसे मतलब वो आधिपत्य करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो कहता है एक परंपरा रूप से होता है, कहता जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, जो मतलब जैसे हेरार के सिस्टम में बात करता है तो चलता है तो चल रहे दो। ठीक है, दूसरा कहता है करिश्माई, करिश्माई रूप से बात करते हैं कि राजनीतिक में वो आते हैं। उसके बाद आता है तीसरा कानूनी तौर पे, समझ में आ रहा है, तो इन तीनों पे ये बात करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका चौथा कृति जो है, जो आते हैं निबंध जो आते हैं, उसमें कहते हैं द रिलेशन ऑफ इंडिया चाइना ज्योति। ठीक है, जो कि आता है 1916 ईस्वी में। ये हर एक जगह भ्रमण करते थे, मतलब जानने के लिए कि कहाँ का कैसा कल्चर है। तो ये चाइना जाते हैं, तो चाइना में जो चीन जाते हैं, तो इसको कुछ खास मतलब वहाँ की रहन सहन, धर्म या फिर
इनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो इन यहाँ पे बस दो चीज़ पे ये बात देखें। ठीक है, पहला होता है कन्फ्यूशियस। ठीक है, पहला इन्होंने धर्म देखा, कन्फ्यूशियस देखा, और दूसरा जो होता है ताओ धर्म था। ताओ धर्म था। ताओ कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से मिलता जुलता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ नहीं इनको मिला, और चाइना में वैसे मिले भी क्या, धर्म से ज़्यादा वो नहीं थे। तो इन चीज़ों को वहाँ पे देखा इन्होंने। ठीक है, चीन में, तो वहाँ से कुछ मिला नहीं। फिर ये भटकते भटकते आ गया भारत में। फिर इन्होंने भारत आया, तो भारत में इन्होंने देखा कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, भारत में देखा इन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। इन्होंने देखा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके बाद ये यहूदी धर्म आते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा यहूदी। यहूदी धर्म, यहूदी धर्म में पश्चिमी सभ्यता का संबंध था। इसमें जो था पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी सभ्यता का संबंध था। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दे। इन्होंने देखा कि कैसे धार्मिक मूल्य सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। इन्होंने इस चीज़ में देखा, चाइना भी गया, भारत भी आए, और यहूदी धर्म को भी देखा इन्होंने। तो देखा कि इन्होंने कैसे धर्म, ठीक है, कैसे इन संरचनाओं को प्रभावित करता है, कैसे एक स्टेट को, कैसे एक राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन्होंने इसको देखा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि मैक्स वेबर के प्रमुख अवधारणाएं, जो इनका कंसेप्ट रहा, उस पर बात करते हैं। तो सामाजिक क्रिया या फिर सोशल फैक्ट पे बात करते हैं। ठीक है, समाज में जो घटनाएं हो रही है, जो क्रिया हो रही है, जो चल रही है, उसके बाद जो घटनाएं मतलब एक्शन जो हो रही है सामाजिक क्रिया का, कैसे चल रही है, तो उस पर ये बात करते हैं। उसमें देखा कि वेबर ने समाजशास्त्र को व्यक्ति की अर्थपूर्ण क्रिया के अध्ययन के रूप में देखा। व्यक्ति क्यों और किस अर्थ में कोई कार्य करता है। इसमें कहते हैं कि व्यक्ति क्यों, ठीक है, व्यक्ति क्यों और किस अर्थ में कोई कार्य करता है। ठीक है, यह जानना वो चाह रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं। जो सोशल एक्शन है इनका, सामाजिक क्रिया जो है, तो सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं कि मतलब व्यक्ति क्यों, क्या ज़रूरी है ना, क्या मतलब है, ये किस अर्थ में, किस कारण से, किस अर्थ में कोई कार्य करना चाह रहे हैं, बस यही उनको जानना था। ज़्यादा खींचना नहीं है और बहुत सारा ऐसे करके लिख देना है, पीडीएफ बना करके आपको लेक्चर देना नहीं, सटीक बताना है। मतलब कम से कम शब्द में आपको बस की याद रखने हैं कि व्यक्ति क्यों और किस अर्थ में कोई कार्य करना चाहता है। ठीक है, बस इतना वो जानना चाह रहे थे। इसी को ज़्यादा खींचना है तो लंबा करना है, लेकिन लंबा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सोशल एक्शन के बाद ये बात करते हैं नौकरशाही, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इन्होंने नौकरशाही को आधुनिक प्रशासन का सबसे
कुशल रूप बताया। ठीक है, आधुनिक काल में सबसे कुशल रूप बताया, लेकिन इसे लोहे का पिंजरा भी कहा। इन्होंने नौकरशाही को आधुनिक प्रशासन का सबसे कुशल तो माना, कुशल तो माना, ठीक है, कुशल तो माना, लेकिन इन्होंने लोहे का पिंजरा, लोहे का पिंजरा भी कहा। अब ये बहुत बड़ी बात है। नौकरशाही में जाहिर सी बात है, नौकरशाही से रिलेट क्या होता है आप समझ रहे हैं। आप बस मैं की समझा रहा हूँ आपको कि कह रहे कि कुशल तो है, मतलब स्वतंत्र तो है, ठीक है, अच्छी तो बात तो है नौकरशाही का, लेकिन लोहे का पिंजरा भी इन्होंने कहा। ठीक है, तो कहते हैं कि क्योंकि यह मानव स्वतंत्रता को सीमित करता है। जैसे लोहे के, एक सिंपल सी बात है, जब पिंजरा कहा तो पिंजरा का संबंध एक ही चीज़ रखता है, जेल से। फिर ऐसे कहो कि जेल में रखता है, ठीक है, उसको चारों तरफ से एक दायरा बना हुआ है, अनुशासन आपको रहना है, आपको हर एक चीज़ की मतलब हर एक चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन एक दायरा बना हुआ है कि आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे आपका लिमिटेशन है कि 5 रोटी खा सकते हैं। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इनका कैपेसिटी है 5 रोटी का, 5 रोटी खाने का, लेकिन आपको लिमिटेशन आपने क्या कहा कि नहीं, आपको बस 2 रोटी मिलेगा। अब दे तो रहे हैं, खाने के लिए दे तो रहे हैं आप, लेकिन क्या है, आप खाने के लिए आप एक तरफ बोल रहे हो कि नहीं आप स्वतंत्र हो कि आपको जितना खाना है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हो कि नहीं आपको बस 2 रोटी मिले, रोटी तो मिलेगा, लेकिन बस 2 रोटी मिलेगा आपको। खाने के लिए स्वतंत्र हैं आप, भी खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है कि आप 2 ही रोटी खा सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसको जो है सो बांध के रखता है। तो इसीलिए कहा कि इन्होंने कि सोने का ये क्या कहा, लोहे का क्या कहा इन्होंने, पिंजरा कहा। कि आप नौकरशाही अच्छी बात तो है, ब्यूरोक्रेसी अच्छी बात है, कुशल है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी कार्यस्थल पर आप काम कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, वो तो सही है कि आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है, आप अपने लाइफ को जीवन यापन कर रहे हो। लेकिन क्या है, आप उस चीज़ें बंद करके हो, आप उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, जिसका जो कार्य है वो उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये लोहे का पिंजरा है। ठीक है, यहाँ समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये करते हैं कि धर्म, धर्म और समाज, धर्म और समाज पर गहरा अध्ययन किया। उन्होंने इसके बाद धर्म और समाज पर गहरा अध्ययन किया। उसको कहते हैं पूंजीवाद को केवल आर्थिक नहीं, राज्य और नौकरशाही की समझ को नई दिशा दी। नौकरशाही को समझ में नई दिशा दी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसको कहते हैं कि आधुनिक राज्य और नौकरशाही में तो समझने की दिशा दी, और समाजशास्त्र केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि अर्थपूर्ण अध्ययन किया। समाजशास्त्र को केवल अर्थ ही नहीं, अर्थ ही नहीं बल्कि अर्थपूर्ण अध्ययन किया।
फिर अर्थपूर्ण अध्ययन किया। अध्ययन किया। बात किया था धर्म का। धर्म, राजनीति एवं अर्थ, ये तीनों महत्वपूर्ण है जो इन्होंने बात किया। ठीक है, और ये काफ़ी उस पर किया। अगर निष्कर्ष पे क्या हम बात करेंगे, अगर इस पे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच के जटिल संबंधों को उजागर किया। ठीक है, समाज, जो ये कृति था मैक्स वेबर का, कितना शॉर्ट में मैंने क्लियर कर दिया, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको अच्छे से देखें और बहुत ही कम टाइम में इनको मैंने बताया, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, और इसको और भी मज़ा के साथ पढ़ाया जाएगा, मज़ा लेकर के पढ़ाया जाएगा।